हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का मेरी इस तीसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले आप लोगों को 2 क्लास दे चुके हैं मांग के नियम पर। यह हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम मांग को प्रभावित करने वाले तथ्यों पर बात करेंगे। छोटी सी क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्लास में। इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, वो है हमारा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम मांग को यानी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। मांग को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं, इस बारे में आज में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक को अगर हम शुरू करें तो करते ही हमारा पहला वाला होता है, वो होता है हमारा उपभोक्ता की आय, कस्टमर की इनकम। कस्टमर की इनकम का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी डिमांड को बढ़ाने और घटाने में। जब कस्टमर की मांग बढ़ती है, जब कस्टमर की आय बढ़ती है, उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो किसी न किसी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता है। और जब वो किसी वस्तु को ज़्यादा खरीदता है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। और जब किसी कस्टमर की मांग यानी किस कस्टमर के इनकम में कमी होती है, किसी कस्टमर की इनकम कम होती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि मांग में जब उसकी इनकम में कमी होती है तो वो किसी न किसी वस्तु को कम खरीदना शुरू कर देता है। और जब वो किसी वस्तु को कम खरीदना शुरू कर देता है तो उससे क्या होता है, उस वस्तु की मांग में क्या होती है, कमी होने लगती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कार खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? कार खरीदते हैं। अगर किसी पर्सन के पास की जो इनकम है वो एक सुटेबल इनकम है, इतनी इनकम है, एक इनकम है, वो उस इनकम से क्या करता है, एक कार अफोर्ड कर सकता है, तो वो एक कार खरीदेगा। लेकिन क्या होता है, जब उसकी इनकम में इंक्रीजमेंट होने लगता है, सपोज करो 50% उसकी इनकम बढ़ गई या 10 या 20% उसकी इनकम बढ़ गई, तो क्या करता है, एक के साथ एक और कार रखना शुरू कर देता है, 2 कार्य कर लेता है। तो क्या होता है, कार की जो मांग है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब उसकी इनकम कम होने लगती है तो उसमें से एक कार को बेच देता है, एक ही कार रह जाती है उसके पास। दैट मीन जब उसकी इनकम में वृद्धि होगी तो किसी न किसी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, और जब उसकी इनकम में कमी होगी तो किसी न किसी वस्तु की मांग में भी कमी होती है। तो उपभोक्ता की आय क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है, डिमांड पर इतना इफेक्ट छोड़ता है। क्यों छोड़ता है कि मांग बढ़ने से इनकम बढ़ने से किसी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से किसी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। अगला देखते हैं धन का वितरण। क्या है हमारा धन का वितरण? धन का वितरण किसे कहते हैं? धन का वितरण क्या होता है? देखो, धन का वितरण अगर सामान्य रूप से होगा, धन का वितरण कैसा होगा, सामान्य रूप से होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, धन का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन अगर सामान्य है तो क्या होगा, अगर धन का वितरण सामान्य है तो क्या होगा, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है हमारी मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि कब होती है? धन का वितरण सामान्य होने पर मांग में वृद्धि होती है और धन का वितरण असामान्य होने पर मांग में कमी होती है। तो धन का वितरण सामान्य होने से क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है, और धन का वितरण असामान्य होने से क्या होता है, मांग में कमी होती है। तो धन का वितरण भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। अगला देखिए, उपभोक्ताओं की रुचि कहते हैं शौक, उसका इंटरेस्ट किसमें है। सपोज करिए कि आपको एक ऐसा मोबाइल पसंद आ गया है जो मोबाइल बहुत महंगा है, मतलब आपके बजट से बाहर है, लेकिन आपको पसंद आ गया है। ऐसे समय में क्या होता है, यदि आपको किसी चीज को पसंद आ जाए फिर आप उसको खरीदते हैं, चाहे आज नहीं कल नहीं परसों उसको फिर आप खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किसी चीज में आप अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जिस वस्तु में उपभोक्ता जितनी ज्यादा रुचि दिखाता है उस वस्तु की मांग उतनी ज्यादा ही बढ़ती रहती है। अगला देखिए हमारा वस्तु का मूल्य और वस्तु की मांग दोनों अपोजिट होते हैं। वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। ऐसे समझ लेते हैं, कोई कपड़ा है वो 10 रुपए मीटर बिक रहा है तो 50 मीटर दिन में बिकता है, लेकिन अगर ये कपड़ा 20 रुपए मीटर बिकने लगे तो क्या होगा, तो इसकी मांग में क्या होगी, कमी आ जाएगी, कहीं 40 रुपए मीटर बिकने लगेगा या 30 रुपए एक दिन में बिकने लगेगा। क्या होता है कि जब हम वस्तु की मांग क्या होती है, जब वस्तु की कीमत कम होती है, आपने देखा जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, जैसे गेहूं की कीमत जिस टाइम कम होती है तो लोग अपने अपने घरों में उसको स्टोर कर लेते हैं, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तब उसको कोई नहीं खरीदता है। तो क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत
कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड उसके साथ साथ घट जाती है। अगला क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या भी मांग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, यही आपकी मांग डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपकी मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला क्या है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। देखो, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका भी क्या करती है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या ना खरीदने या उसकी मांग पर इफेक्ट डालती है। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए कि आज जिस वस्तु की कीमत आज वस्तु की कीमत कोई कुछ रुपए है। सपोज करिए आज गेहूं की कीमत 10 रुपए है। आज गेहूं की कीमत कितनी, 10 रुपए, और मुझे पता चला है कि आने वाले 10 दिन 15 दिन या आने वाले समय में इसकी कीमत 50 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, आज ही गेहूं को खरीद कर रख लूंगा अपने पास। आज ही ज्यादा से ज्यादा जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना गेहूं खरीद कर मैं आज अपने पास रख लूंगा। तो इससे क्या होगा, गेहूं की जो मांग है वो आज बढ़ जाएगी ना। इसी प्रकार से अगर मुझे पता चले कि आज गेहूं की आज गेहूं 50 रुपए क्विंटल बिक रहा है और कल वो 10 रुपए क्विंटल बिकने लगेगा, तो क्या करेगा, मैं आज गेहूं को नहीं खरीदूंगा, आने वाले टाइम में खरीदूंगा। इससे क्या होगा, आज गेहूं की जो मांग है वो घट जाएगी। तो भविष्य में अगर कोई मूल्य परिवर्तन की आशंका होती है तो इसका भी मांग पर यानी डिमांड पर कुछ ना कुछ असर जरूर बैठता है। अगला है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां यानी टैक्स कितना पड़ रहा है, सरकार कितना ले रही है, इस पर कितना टैक्स पड़ रहा है, और सरकारी नीतियां क्या क्या लगाई जा रही हैं इस पर, इन सभी चीजों का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगला आ गया संबंधित वस्तुओं की कीमत। उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं यानी उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं या उसकी जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत क्या है। जो मैंने आपको गेंद और बल्ले वाला एग्जांपल दिया था कि गेंद और बल्ला दोनों साथ में खरीदेंगे। अगर बल्ले की कीमत जितनी है, गेंद की कीमत और बल्ले की कीमत दोनों स्थिर रहती है तो दोनों एक साथ बिकेंगी, और गेंद की कीमत ज्यादा बढ़ जाए, बल्ले की कीमत कम हो जाए तो क्या होगा, बिकना बंद हो जाएंगी या फिर कम बिकने लगेगी। तो इससे क्या होता है, गेंद और बल्ले की कीमत इस तरह पूरक वस्तु जो एक दूसरे की पूरक है, मतलब एक खरीदने से कोई काम नहीं चलेगा। गेंद खरीदी बल्ला नहीं खरीदा तो आपको कोई काम नहीं चलेगा, आपको दोनों एक साथ खरीदना ही पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारी जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनके भी परिवर्तन से क्या होता है, हमारी मांग पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।